बेरियाट्रिक सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ये वो सवाल है जो हर मरीज़ के ज़हन में आता है जब वो ऑपरेशन का फ़ैसला करना चाहता है। और किसी भी ऑपरेशन से लोगों को डर भी लगता है। लेकिन जो लोग इस ऑपरेशन को करवाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इन कॉम्प्लिकेशंस को जानें, और ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम हर मरीज़ को बताते हैं। बुनियादी तौर पे बेरियाट्रिक सर्जरी एक महफूज ऑपरेशन है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत कम है, जिसके अंदर मर जाने का या डेथ का जो इंसिडेंस है वो भी 1000 में से सिर्फ 2 लोगों को है, जो कि किसी भी महफूज ऑपरेशन के अंदर होता है। जो इसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें से एक वो हैं जो ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, और दूसरी वो हैं जो लंबे अरसे में या बाद में हो सकती हैं। पहली चीज़ इन्फेक्शन है, जिसका मतलब है कि ज़ख़म का ख़राब हो जाना या पेट के अंदर पीप का जमा हो जाना। तो इसको बचाने के लिए हर मरीज़ को ऑपरेशन से पहले एंटीबायोटिक मिलती है, और इसका चांस भी 100 में से 1 मरीज़ या उससे कम को है। दूसरी चीज़ ब्लीडिंग है। अगर ऑपरेशन के दौरान खून बह जाए, चूँकि इसका इम्कान भी बहुत कम है इसलिए हम खून अरेंज नहीं कराते, खून की बोतलों का इंतज़ाम नहीं करते, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगेन 100 में से 1 मरीज़ या उससे भी कम कि उनको ऑपरेशन के दौरान या बाद खून जाने की ज़रूरत पड़ जाए। तीसरी चीज़ जो कि इस ऑपरेशन की कहना चाहिए मुश्किल कॉम्प्लिकेशंस है, जिसको डील करना एक मुश्किल काम है, उसे हम लीक कहते हैं। लीक का मतलब यह है कि जो मैदे की ट्यूब बनाते हैं स्टेपलिंग करके और उस पे धागे भी लगाते हैं ताकि वो रीइंफोर्स हो जाए और मज़बूत हो जाए, उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि उस सिलाई में या उस स्टेपलिंग में कहीं लीक हो जाए, और जो चीज़ हम खाएं पिएं वो आंतों से निकल के या मैदे से निकल कर पेट में जाने लगे। तो ये एक मुश्किल कॉम्प्लिकेशन है। इसके इलाज में इसको सही करने के लिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसमें पेट में एक ट्यूब डाल के अल्ट्रासाउंड में देखते हुए पीप या पस या फ्लूइड जो अंदर जमा हो जाए उसको निकालना पड़ सकता है। जो ऑपरेशन करें वही सुराखों के ज़रिए उसमें पेट की सफाई करनी पड़ती जा सकती है या पड़ती है। उसके अलावा बाज़ औक़ात नाक से नलकी डाल देते हैं जिससे आप खाना न्यूट्रिशन देते रहते हैं मरीज़ को, हत्ता कि वो ज़ख़म या वो सुराख खुद ब खुद भर जाता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अंदर बालों का कम हो जाना या थोड़ा बहुत झड़ना है। ये हर मरीज़ के साथ नहीं होता, लेकिन अच्छे खासे मरीज़ों के साथ होता है। तकरीबन ये चौथे महीने में शुरू होता है और 9वें महीने 10वें महीने तक रुक जाता है। ये टेम्पररी हेयर लॉस होता है, जितने बाल गिरते हैं इसके नतीजे में थोड़े बहुत वापस आ जाते हैं। हाँ, बाज़ लोगों के बाल जिनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनके बाल थिन या हल्के हो जाते हैं। उसके अलावा वज़न किसी भी तरीके से कम हो, पित्ते में पथरी हो सकती है। तेज़ी से वज़न कम होने की वजह से हम मरीज़ को एक दवा देते हैं जो 3 महीने या 6 महीने खानी होती है। इससे पित्ते में पथरी होने का इम्कान 100 में से कम होकर 25-30 मरीज़ों को रह जाता है, और जो है बकिया लोग इससे बच जाते हैं। तो ये इस रिस्क को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद नहीं होते, लेकिन लंबे अरसे में हो सकते हैं। जिनमें से एक प्रोटीन्स की कमी है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन वज़न कम कराने का हो उसके अंदर आदमी का जो या पेशेंट का मसल मास है वो कम होता है, और इसको बचाने का तरीक़ा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, और ग़िज़ा के अंदर प्रोटीन का अच्छा होना या उसकी मुनासिब मकदार होना ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन 60 से 80 ग्राम मरीज़ के वज़न मर्द है या औरत इस लिहाज से तय की जाती है। दूसरी चीज़ आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि इन ऑपरेशन के बाद, इनमें से बाज़ ऑपरेशन के बाद जिस्म की आयरन या फौलाद को ग़िज़ा में से दवा में से जज़्ब करने की जो सलाहियत है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये भी बहुत कम मरीज़ों का होता है कि उनको हम आयरन देने की ज़रूरत पड़े, अगर वो अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखें। तो अगर और विटामिन्स की कमी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ग़िज़ा में विटामिन्स रखे हैं। तो जब ग़िज़ा कम हो जाती है या उसका जज़्ब होना कम हो जाता है तो विटामिन्स की कमी हो सकती है। इसलिए हम मरीज़ को लंबे अरसे तक विटामिन्स के सप्लीमेंट्स देते हैं।
تو یہ وہ بنیادی کمپلیکیشنز ہیں جو ہم ڈاکٹر اوبیسٹی کلینک میں ہر ایک کو بتاتے ہیں. یہ جو آپریشن کا جو فارم ہوتا ہے جس کو کنسنٹ فارم کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں. تو ان کو جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے سوال کرنا چاہیے، اور جو ہے کیا نام ہے پھر آپریشن کا فیصلہ کرنا چاہیے. گو کہ ان کمپلیکیشنز کا ریٹ بہت کم ہے، سیف ہینڈس میں یا ایکسپیرینس سرجن کے ہاتھ میں ان کا ریٹ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی مریض کو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کا جب آپ آپریشن کا فیصلہ آپ نے کیا ہے یا آپ کرنے جائیں گے تو ان باتوں کو سمجھنے سے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا. السلام علیکم.